कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर था। उसका आईक्यू केवल 75 था, लेकिन उसकी जिंदगी मानो किस्मत से चमक उठी। पड़ोसियों को उसका अजीब सा चलने का अंदाज बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने बस उसके कुछ स्टेप्स की नकल की और देखते ही देखते रातों रात मशहूर होकर अमेरिकी गायक बन गए। स्कूल के दिनों में जब उसे शरारती बच्चों ने परेशान किया तो वह अपनी जान लगाकर दौड़ा। उसी दौड़ ने एक कोच का ध्यान खींच लिया। नतीजा यह हुआ कि उसे सीधे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और वह राष्ट्रीय टीम तक पहुंच गया। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उसने वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया। अपनी जबरदस्त हिम्मत के दम पर उसने दुश्मनों की बमबारी के बीच पूरे प्लाटून को बचा लिया। अनजाने में ही वह राष्ट्रीय हीरो बन गया और राष्ट्रपति ने खुद उसे मेडल पहनाया। सेना से रिटायर होने के बाद उसने एक झींगा पकड़ने वाली नाव खरीदी। कुछ ही सालों में उसने अपने सारे प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया और उसकी कंपनी शेयर बाजार में भी लिस्ट हो गई। बाद में उसे लगा कि झींगा पकड़ना अब दिलचस्प नहीं रहा, तो वह पूरे देश में दौड़ते हुए घूमने निकल पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लगभग कुत्ते की गंदगी पर पैर रख बैठा था। उसने अनजाने में कुछ कहा और देखते ही देखते कार स्टिकर आर्ट पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। एक बार उसने टी शर्ट से अपना चेहरा पोंछा, जिससे एक स्माइली बन गई और वहीं से टी शर्ट कल्चर ट्रेंड बन गया। उसने निवेश किया और उसे लगा कि वह किसी फल की दुकान में पैसा लगा रहा है, लेकिन उसने जिंदगी भर के लिए खत्म न होने वाली दौलत कमा ली। अब हम जानते हैं कि वह फल की दुकान दरअसल सिर्फ सेब बेचती थी। तो आखिर 75 आईक्यू वाला यह लड़का अपनी जिंदगी कैसे बदल पाया? दरअसल इस लड़के का नाम फॉरेस्ट गंप है। वह एक सिंगल मदर के परिवार में पैदा हुआ था। उसकी टांगों में विकलांगता थी, इसलिए उसे चलने के लिए ब्रेस्ट पहनना पड़ता था। घर में कमरे ज्यादा होने की वजह से उसकी माँ ने खाली कमरों को किराए पर देकर एक छोटा गेस्ट हाउस शुरू कर दिया। इससे उनका जीवन ठीक ठाक चलने लगा। उनके किराएदारों में एक गिटार बजाने वाला नौजवान अक्सर वहां आता था। अग्न उसकी धुन सुनकर हमेशा नाचने लगता था। उस युवक को उसके डांस स्टेप्स बड़े दिलचस्प लगे, इसलिए उसने उसके कुछ मूव्स की नकल की। उसे क्या पता था कि वही स्टेप्स उसे रातों रात सुपरस्टार बना देंगे। वह आगे चलकर एल्विस प्रेस्ली के नाम से मशहूर हुआ। जल्द ही अगन के स्कूल में दाखिले की उम्र हो गई, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे स्कूल में लेने से मना कर दिया क्योंकि उसका आईक्यू 80 से कम था, इसलिए उसे विशेष स्कूल में पढ़ना चाहिए था। लेकिन उसकी माँ की नजर में अगन बाकी बच्चों से अलग नहीं था। अगन को सामान्य स्कूल में पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने बहुत बड़ा त्याग करने का फैसला किया। कुछ चीजें हर हाल में करनी ही पड़ती है। उस रात अगन समझ नहीं पाया कि उसकी माँ ने प्रिंसिपल को कैसे मना लिया। उसे बस इतना लगा कि वह आदमी कुछ खास अच्छा नहीं था। प्रिंसिपल के जाते समय अगन ने उसकी आवाज की नकल करके अपना गुस्सा जताया। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी पढ़ाई की बहुत परवाह करती है। अगन कुछ नहीं बोला। स्कूल के पहले दिन बस में कोई भी बच्चा एक लंगड़े लड़के के साथ बैठना नहीं चाहता था। सिर्फ एक छोटी लड़की ने उसे अपनी सीट पर बैठने दिया। उस लड़की का नाम जेनी था। जेनी करीब 5 साल की थी जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसका पिता शराबी था और हर बार नशे में उसे मारता पीटता था, इसलिए जेनी स्कूल के बाद घर जाना पसंद नहीं करती थी। अगन हमेशा उसके साथ खेलता था और तभी से दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अगन के चलने का तरीका अजीब था, इसलिए बदमाश बच्चे अक्सर उसे परेशान करते थे। जेनी चिल्लाकर हर बार अगन को भागने को कहती। दौड़ते दौड़ते उसके पैरों के धातु वाले ब्रेस्ट टूटकर गिरने लगे। उसी पल उसने अपनी बेड़ियों से आजादी पाली और जिंदगी की पहली असली दौड़ शुरू की। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। वे बदमाश लड़के अब भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। भागते भागते अगन गलती से एक अमेरिकी फुटबॉल मैच के मैदान में पहुंच गया। उसकी तेज रफ्तार देखकर कोच तुरंत प्रभावित हो गया। उसे खेलक कोटे से सीधे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। कॉलेज में उसका काम सिर्फ एक था कि फुटबॉल पकड़ो और पूरी ताकत से आगे दौड़ते जाओ। इस तरह 75 आईक्यू वाला यह लड़का दौड़ते दौड़ते टीम का सबसे अहम खिलाड़ी बन गया। ग्रेजुएशन के दिन अगन समझ नहीं पाया कि बाकी छात्रों को डिग्री पाने के लिए थीसिस लिखनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है और क्रेडिट पूरे करने पड़ते हैं, जबकि उसने 5 साल में
लाइब्रेरी का दरवाजा तक नहीं देखा था, फिर भी उसे डिग्री मिल गई। यह दृश्य देखकर थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन अगन ने कभी डिग्री के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। अगन से अलग जेनी एक लड़कियों के कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज के दिनों में जब भी अगन को समय मिलता वह उसके कॉलेज के बाहर उसका इंतजार करता था। यह कोई दिखावटी रोमांस नहीं था, बल्कि एक सच्ची और सहज साथ निभाने की भावना थी। अगर वह किसी को जेनी के साथ बदतमीजी करते देखता तो बिना सोचे समझे तुरंत उसकी रक्षा करने पहुंच जाता। यह न तो अधिकार जताना था और न ही भावनाओं का आवेग। अगन के लिए प्यार का मतलब था कि स्वाभाविक रूप से किसी की रक्षा करना। कॉलेज में शानदार प्रदर्शन की वजह से एक ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अगन राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया और उसे राष्ट्रपति से मिलने का मौका भी मिला। जहां लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति से मिलने वाले लोग जरूर समाज के सबसे बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, वहीं अगन ने अपने अनोखे अंदाज से सबकी सोच बदल दी। जब राष्ट्रपति ने उससे पूछा कि राष्ट्रीय टीम में चुने जाने पर उसे कैसा लग रहा है, तो उसने जवाब दिया कि समारोह से पहले बोर होकर उसने एक ही बार में 15 बोतल कोला पी ली थी। समारोह से बाहर निकलते समय अगन ने सेना में भर्ती होने का विज्ञापन देखा और बिना एक पल सोचे उसने सेना में भर्ती होने का फैसला कर लिया। अगन के लिए सेना की तय दिनचर्या, साफ निर्देश और स्पष्ट लक्ष्य किसी सजा की तरह नहीं बल्कि एक सुरक्षा की भावना थी। उसके एकाग्र स्वभाव की वजह से वह एक आदर्श सैनिक साबित हुआ। 75 का IQ उसकी कमजोरी नहीं बना बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसके मन में कोई उलझन नहीं थी और कोई चालाकी नहीं थी। वह अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ सामने के काम पर लगा देता था। ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो भी कहता वह हमेशा हाँ में जवाब देता। उसी साल वियतनाम युद्ध शुरू हो गया। अग्नि की टुकड़ी को वियतनाम के युद्ध क्षेत्र में भेजा जाना था, लेकिन उसके दिल में अभी भी जेनी की चिंता बाकी थी। रवाना होने से पहले अगन ने जेनी से जल्दबाजी में विदा ली और फिर चला गया। वियतनाम पहुंचने के बाद अगन को एक इन्फेंट्री की टुकड़ी में शामिल किया गया। वहीं उसकी मुलाकात उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त बब्बा से हुई। बब्बा का परिवार पीढ़ियों से झींगा पकड़ने का काम करता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि सेना से रिटायर होने के बाद वह अगन के साथ मिलकर अपनी झींगा पकड़ने की कंपनी शुरू करे। एक दिन अगन की टुकड़ी पर दुश्मनों ने जोरदार बमबारी कर दी। अगन को जेनी की बात याद आई कि खतरा हो तो बस भाग जाना। अपनी अद्भुत रफ्तार के सहारे वह बमबारी वाले इलाके से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि पूरी टुकड़ी में सिर्फ वही अकेला बचकर निकला है। वह तुरंत वापस मुड़ा और बब्बा को ढूंढने लगा। बार बार मौत के बीच लौटकर उसने एक एक करके पूरी टुकड़ी के सैनिकों को बचा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से बब्बा गोली लगने के कारण अपनी जान गंवा बैठा। टुकड़ी के लेफ्टिनेंट डैन भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके पैर काटने पड़े। वह गहरे निराशा में डूब गए। लेफ्टिनेंट डैन एक सैनिक परिवार से थे जहां पीढ़ियों से लोग युद्ध भूमि में शहीद होते आए थे। अगन ने उनकी जान बचाई, लेकिन वह उल्टा अगन को ही दोष देने लगे कि उसने उन्हें युद्ध में वीरगति पाने का सम्मान छीन लिया। यह अगन की जिंदगी का पहला मौका था जब उसने मौत को इतनी करीब से देखा और यह पूरी फिल्म का सबसे शांत और सबसे भारी भावनात्मक हिस्सा था। वियतनाम के जंगलों में जब भी उसे समय मिलता तो अगन जेनी को चिट्ठियां लिखता और वहाँ की सारी बातें बताता, लेकिन पते पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लिखकर सारी चिट्ठियां डाकघर से वापस लौट आती थी। युद्ध खत्म होने के बाद युद्ध भूमि में अपने साहसिक कामों की वजह से अगन राष्ट्रीय हीरो बन गया। सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने खुद उसे मेडल पहनाया, लेकिन जब राष्ट्रपति ने उससे पूछा कि उसे चोट कहाँ लगी थी तो उसने ऐसा काम किया जिससे वहाँ मौजूद हर व्यक्ति चौंक गया और जो सबसे सच्ची प्रतिक्रिया भी थी, उसने सबके सामने अपनी पैंट नीचे कर दी और अपने कूल्हे पर लगे घाव को दिखा दिया। यह दृश्य भले ही अजीब लगे, लेकिन यह अग्नि के असली स्वभाव को दिखाता है। उसे औपचारिकता या राजनीतिक शिष्टाचार की समझ नहीं थी और उसके भीतर जरा भी दिखावा नहीं था। उसकी नजर में चोट लगी है तो बस घाव दिखा देना ही सच था। जब वहाँ मौजूद सत्ता और प्रतिष्ठा से जुड़े लोग अपनी गंभीरता और महानता का दिखावा कर रहे थे, तब अगन ने अपनी सादगी से उस बनावटी माहौल को तोड़ दिया। सम्मान समारोह के बाद सड़क पर चलते हुए अगन को अचानक
अचानक लोगों ने धक्का देकर युद्ध विरोधी सभा के मंच पर चढ़ा दिया। सेना की वर्दी और मेडल पहने यह युद्ध नायक वहां के माहौल से बिल्कुल अलग दिख रहा था, लेकिन आयोजक अगन का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि वह वियतनाम युद्ध की भयावह सच्चाई बताकर युद्ध विरोधी आंदोलन को मजबूत कर सके। हालांकि अगन आयोजकों की असली मंशा नहीं समझ पाया, फिर भी उसने अपने दिल की सबसे सच्ची बात कह दी। उसने कहा कि युद्ध बहुत दर्द देता है, दोस्त मर जाते हैं और जिंदा रहना बहुत कीमती होता है। वह इंसान जिसने युद्ध भूमि में खून बहते देखा था और जीवन मौत को अपनी आंखों से महसूस किया था और कई लोगों की जान बचाई थी, उसे ना नारों की समझ थी ना किसी विचारधारा की। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि जेनी को ढूंढना। एक दिन उसकी मुलाकात फिर से लेफ्टिनेंट डैन से हुई। दोनों पैर खो देने के बाद डैन अब सरकारी सहायता पर जीवन गुजार रहे थे। डैन की हालत देखकर अगन को बहुत अपराध बोध हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मनों की गोलाबारी से उनकी जान बचाना सही था या गलत, लेकिन सच्चाई यह थी कि डैन जिंदा थे। सेना से रिटायर होने के बाद और बब्बा से किया वादा निभाने के लिए अगन ने अपने मुआवजे के पैसों से एक मछली पकड़ने वाली नाव खरीदी और उसका नाम जेनी रखा। हालांकि बब्बा ने उसे झींगा पकड़ने के कई तरीके बताए थे, लेकिन पहली बार समुद्र में जाने पर उसे सिर्फ 5 झींगे ही मिले। फिर उसने डैन को चिट्ठी लिखकर कंपनी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। दूसरी बार समुद्र में गए तो जाल में ढेर सारे झींगे आए। तीसरी बार भी वही हुआ। वे चर्च गए और भगवान से मदद मांगी और मानो चमत्कार हो गया। अचानक आई एक भयंकर तूफान ने आसपास की सभी झींगा पकड़ने वाली नावों को तबाह कर दिया, लेकिन अगन की छोटी नाव चमत्कारिक रूप से बच गई। अब कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बचा था, इसलिए हर बार समुद्र में जाने पर वे ढेर सारी पकड़ लेकर लौटते। धीरे धीरे अगन की नावों का बेड़ा बढ़ता गया और कंपनी बड़ी होती चली गई। बब्बा से की वादे को निभाने के लिए उसने कंपनी की आधी कमाई बब्बा की माँ को दे दी। दूसरों की नजर में यह बिना अनुभव और बिना तकनीक वाले इंसान की बेवकूफी भरी शुरुआत थी, लेकिन अगन के लिए यह व्यापार नहीं था। यह अपने दोस्त से किया वादा था जो बब्बा के अधूरे सपने को पूरा करने का एकमात्र तरीका था, क्योंकि वियतनाम में बब्बा का सबसे बड़ा सपना यही था कि रिटायर होने के बाद वह अगन के साथ मिलकर झींगा पकड़े। लेफ्टिनेंट डैन लंबे समय तक मानते रहे कि अगन ने उन्हें युद्ध में शहीद होने की इज्जत से वंचित कर दिया, लेकिन उस तूफान के बाद उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी, अपने शरीर की कमी को स्वीकार किया और खुद को भी स्वीकार कर लिया। जब अगन को पता चला कि उसकी माँ बीमार है तो उसने कंपनी की जिम्मेदारी डैन को सौंप दी। डैन ने उसे चिट्ठी लिखकर बताया कि उन्होंने एप्पल नाम की एक फल कंपनी में निवेश किया है और अब जिंदगी भर पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अगन को कभी समझ नहीं आया कि फल बेचने का कारोबार इतना ज्यादा मुनाफा कैसे दे सकता है। वह हर दिन माँ के साथ समय बिताने के अलावा रोज पड़ोसियों के लिए मुफ्त में घास काटता था, लेकिन रातें बहुत अकेली होती थी। उसे अक्सर जेनी की याद आती रहती थी। और फिर एक दिन जेनी सच में वापस आ गई। अगन को नहीं पता था कि वह क्यों लौटी है, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी था कि जेनी उसके पास है और वही उसकी खुशी थी। लेकिन सिर्फ एक रात के बाद जेनी फिर से चली गई। उसके जाने से अगन अंदर से टूट गया, लेकिन वह अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने दुख को दौड़कर बाहर निकाला। दौड़ना ही उसकी सबसे स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। बचपन में वह दौड़कर बदमाश बच्चों से बचता था, कॉलेज में दौड़कर मैदान में जीत हासिल करता था, वियतनाम युद्ध में भी दौड़कर उसने कई साथियों की जान बचाई थी और अब उसने 3 साल तक पूरे अमेरिका में दौड़ लगाई। यह बिना किसी उद्देश्य की दौड़ थी, लेकिन अनजाने में इसने पूरे देश में एक अजीब आंदोलन शुरू कर दिया। हजारों लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और उसे जबरदस्ती जीवन गुरु बना दिया। उसकी कहीं एक साधारण सी लाइन ने स्टिकर बनाने वाली कंपनियों को मालामाल कर दिया और चेहरे को पोंछने की उसकी एक साधारण हरकत से उसी डिजाइन वाली टी शर्ट पूरे देश में ट्रेंड बन गई। हालांकि बहुत लोग उसके साथ दौड़ते रहे, लेकिन कोई भी उसकी तरह बिना मकसद पूछे बस आगे बढ़ते रहने वाला नहीं था। फिर एक दिन वह अचानक रुक गया और पीछे खड़ी भीड़ को हैरानी में छोड़ दिया। 3 साल बाद अगन अपने घर लौट आया। उसे जेनी का एक पत्र मिला। इस बार किस्मत ने आखिरकार जेनी को हमेशा के लिए
उसके पास लौटा दिया और उसके साथ एक प्यारा सा बेटा भी था। बेटा 3 साल का था। अगन के लिए यह कोई बोझ नहीं था बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था, लेकिन खुशियाँ ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। जेनी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। अगन ने उसे उसी पेड़ के नीचे दफनाया जहां बचपन में दोनों बैठकर अपने राज साझा किया करते थे। वही जगह अब जेनी की अंतिम मंजिल बन गई। अपने कठिन बचपन और टूटे हुए परिवार की छाया से आजाद होने के लिए जेनी ने पूरी जिंदगी भटकते हुए बिताई। अगन ने वियतनाम युद्ध, वाटरगेट कांड, चीन, अमेरिका, पिंग पोंग कूटनीति और 3 राष्ट्रपतियों से मुलाकात जैसे कई ऐतिहासिक पल देखे, लेकिन आखिर में उसने वहीं लौटना चुना जहां से सब शुरू हुआ था और सबसे सरल तरीके से अपने प्यार का इंतजार करता रहा। यह 2 बिल्कुल अलग जीवन यात्राएं थी जो आखिरकार एक ही जगह आकर मिल गई। अगन ने दौड़कर अपने वादे निभाए और जेनी ने भटक कर अपना घर खोजा। किस्मत ने चाहे उन्हें कितनी ही बार घुमाया हो, लेकिन 2 सच्चे प्रेम करने वाले लोगों के लिए सबसे शांत, दिल को सुकून देने वाली, सबसे सुरक्षित जगह आखिरकार एक दूसरे के साथ रहना ही होती है। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती, कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।